चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन से सम्मिलित नहीं है? विभाग द्वारा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। ये बिल्कुल सही है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड वन है किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, और फोर्थ वन है अभिकरण के कार्य निरीक्षण का प्रावधान। चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि नागरिक सुरक्षा अधिकार पत्र एक ऐसा संगठन होता है जो सामान्य तौर पे नागरिकों की जितनी शिकायतें हैं उनका निवारण से संबंधित उनकी समस्याओं के लिए काम करता है। और इसमें किसी भी शिकायत को एक उच्च स्तर तक पहुंचाना, उसका जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि विभाग द्वारा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण आम जन तक पहुंचाने का कार्य करता है वो। इसके अलावा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को जो है आम आदमी को जो आदमी है, जो संख्या है, उनके बीच में उनको प्रसारित करता है। और किसी अभिलेख की अपेक्षा भी करता है कि उस आदमी को इस चीज की या उस सुविधा का लाभ मिला अथवा नहीं मिला है। और अभिकरण के कार्य का निरीक्षण करने का जो प्रावधान है वो नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए 31 प्रश्न का जो उत्तर है वो 4 होगा। अभिकरण के कार्य का निरीक्षण करने का प्रावधान है वो इसमें नहीं किया गया है, तो इसका आंसर होगा 4। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? राजस्थान सरकार में जितने भी कलेक्टर्स जो पदस्थापित होते हैं यूपीसी के एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है उसके बाद उनको पदस्थापित किया जाता है। और राज्य स्तर की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सेवा है वो आरएस है, जबकि यूपीसी के द्वारा सबसे जो ऊंची सेवा है वो यूपीसी के द्वारा होती है। और इसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर्स और इनके ऊपर संभागीय आयुक्त और मुख्य प्रशासनिक सेवा के अंदर जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं वो भी यूपीसी के द्वारा ही जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो ये अभ्यर्थी या वो ही कैंडिडेट वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन 2009 के आसपास ये देखा गया कि राजस्थान के अंदर आईएएस अधिकारियों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन को संभालना काफी जो है वो दिक्कत हो रही है। और इसके लिए 2009 के अंदर एक ऐसा प्रावधान लेकर के आए गए जिसमें 33% राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं जो आरएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आते हैं उनको आईएएस में प्रमोट करना, ताकि वो भी जिला कलेक्टर के तौर पे अपने पदों का संचालन कर सकें। और राजस्थान के अंदर जो भारी कमी प्रशासनिक अधिकारियों की जो देखने को मिल रही थी वो सामान्य तौर पे पूरी की जा सके। तो 2009 के अंदर यह अधिनियम आया था और इसमें 33% राज्य सेवा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आईएएस में प्रमोट किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? इस सवाल का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो देख पा रहे हैं हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम जी पालीवाल और बरकतुल्ला खान। पहली बात तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में। अब सवाल जो पूछा गया उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें से लोकसभा सदस्य कौन नहीं रहे हैं। तो हरदेव जोशी जी ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। भैरव सिंह जी शेखावत जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वो भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसके अलावा टीकाराम जी पालीवाल के बारे में एक कथन है जो मैं इसको स्पष्ट कर दूं। टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। इसके अलावा ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और अगले प्रश्न की अगला जो विकल्प उसकी तरफ बढ़ते हैं। बरकतुल्ला खान साहब जो है वो मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन वो लोकसभा के सदस्य नहीं बने हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि नहीं बने हैं। आपको ये देखना है कि सदस्य नहीं रहे हैं, हाँ रहा है अथवा नहीं रहा है। तो इसमें उसका आंसर हो जाएगा हरदेव जोशी। ए बी सी डी बिल्कुल नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, उसके बाद होगा बी सी डी ये भी नहीं है, और ये होगा ए बी डी। तो ये विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या 4 जो है उसमें बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जी जोशी ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। हालांकि ये मुख्यमंत्री के पद पे इन्होंने राजस्थान में काम करा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग समानांतर रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था उसी की तर्ज पे राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि इसमें मुख्य जो अध्यक्ष होता है, हालांकि इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, और इसमें मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी जो है इसका अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, प्रमुख समाज सेवी बिल्कुल नहीं हो सकता। जब बात अगर मुख्य न्यायाधीश की आ रही हो उच्च न्यायालय के संबंध में, तो प्रमुख समाज का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी भी जो इसका अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो राजस्थान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष उसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है? ओके, ये राजस्थान की जो सेवा है उसमें ग्राम सेवा के अंदर एक नियम लाया गया, जिसके अंदर 89 नियम था, नियम नंबर 89 अथवा उसको धारा कह सकते हैं। हम सब लोग अभी देख रहे थे कि हमारे ग्राम स्तर पे कोई भी राजस्व संबंधित या राज्य की जितनी भी योजनाएं होती थी उनका क्रियान्वयन करने के लिए जो एक कार्मिक होता था उसको हम बोला करते थे ग्राम सेवक। लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए इस पद का नाम जो है वो ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, और ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा है उसमें 89 के थ्रू इसको जो संशोधित करके और इसकी जगह पे कर दिया गया ग्राम विकास अधिकारी। वर्तमान में राजस्थान सरकार में ग्राम सेवक जो पहले होता था उसका नाम चेंज करके और ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कथन और कारण दोनों लिखे गए हैं। कथन ए में लिखा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वे की वैधता को सुनिश्चित करना है अपितु उसका औचित्य भी है। ओके, इसका मतलब इसके पास में किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता कह सकते हैं या कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण जो बताया गया है उसमें लिखा गया है, उसमें वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना भी होता है। चलिए बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आर्टिकल 148 से 151 के मध्य केंद्र की नियुक्ति उसके कार्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत ये कहा गया है कि महालेखा परीक्षक जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के जितने भी लेखे हैं उनका लेखा परीक्षण करने का कार्य करता है, और अपने सारे जो लेखे हैं वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर उनकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत करता है। समानांतर रूप से देखा जाए तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से भी राज्य सरकार के समक्ष वो लेखे प्रस्तुत करता है। इसलिए इसकी दोनों है कि कथन अगर इसमें लिखा गया है कि ए और दोनों आर एकदम बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ये दोनों सही है। तो 36 नंबर का जो प्रश्न है उसका विकल्प नंबर सेकंड हो गया, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वे की वैधता को सुनिश्चित करना है अपितु उसका औचित्य भी है, जैसा कि आर्टिकल 148 से 151 तक ये निर्दिष्ट किया गया है। चलिए अगला सवाल 37, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए ये बात हो रही है संविधान सभा जब बन रही थी और इसमें कार्यों का निर्धारण किया जा रहा था उस समय की बात है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 के बीच में हम विभेद करेंगे। संविधान सभा समिति और उसके अध्यक्षों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूल अधिकारों का संबंध सरदार पटेल समिति से रहा है।
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे के.एम. मुंशी। संघ शक्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है और आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ये आपको उत्तर देखने में समझ में आ रहा है कि, और हर बार हम पढ़ते हैं कि संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति और रियासतकालीन जो समिति थी उसका जो अध्यक्ष थे वो सारों के पूरे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा विभिन्न समितियों के जो अध्यक्ष विभिन्न अन्य जो व्यक्ति थे उनको भी बनाया गया था, जिसे मूल अधिकारों का संबंध सरदार पटेल से किया गया था, कार्य संचालन का संबंध के मुंशी जी से किया गया था, संघ शक्ति का जो है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ में संबंध रखता है और अंत में प्रारूप समिति जो है उसका संबंध भीमराव अंबेडकर से है। चलिए इसके उत्तर हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निहरताओं के संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में किसकी राय लेगा? बात आ रही है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की। इसके अलावा राज्य विधान परिषद और विधान मंडल जो होते हैं उनकी निहरताओं के बारे में अगर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अगर कोई चर्चा करते हैं या उनसे अगर मार्गदर्शन लेते हैं तो हो सकता है राज्य स्तर पे देखे जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जबकि अगर केंद्र स्तर पे देखा जाए तो होता है राष्ट्रीय कह सकते हैं उसको, या सिर्फ कह सकते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सलाह या उसकी राय के अनुसार ही राष्ट्रपति महोदय किसी भी संसद के सदस्य की योग्यताओं अथवा अयोग्यताओं के बारे में उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका पूरा अधिकार किसको करना है अथवा नहीं करना है ये काम स्वयं सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शन लेने की बात अथवा राय लेने की बात आती है तो निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्यों की अयोग्यताएं अथवा उनकी नियंत्रणों के बारे में जानकारी दे सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया सेकंड नंबर, निर्वाचन आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में उच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? ठीक है, हर बार बात आती है कि कोलेजियम सिस्टम की, और कोलेजियम सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है जिसमें कभी केंद्र सरकार अथवा सुप्रीम कोर्ट के बीच में विरोधाभास भी देखने को मिलता है, जबकि सरकार ये चाहती है कि जब राष्ट्रीय स्तर पे सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के अंदर जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें केंद्र का भी कोई प्रतिनिधि अथवा कोई सदस्य हो जो नियुक्ति के संबंध में अपनी राय रखे। इसके लिए NJAC एक्ट जो है 1988 भी लाया गया, जबकि बात किया गया कि असंवैधानिक घोषित जो कर दिया गया था वो असंवैधानिक संशोधन जो है संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन था, उसके अंदर उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ने कहा था कि ये जो सारा का सारा जो काम है इसको हम करेंगे, और 98वां संविधान संशोधन के थ्रू तो हुआ ही है। ये हुआ था 1998 में जब NJAC एक्ट लाया गया था, लेकिन ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि 1999 संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया है। ठीक है, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो दायरा है वो काफी बढ़ा दिया गया। इसमें बीमारियों की जो कवर करने की जो क्षमता थी या उसकी संख्या थी उसको भी काफी बढ़ा दिया गया। उसमें दुर्घटना बीमा, इसके अलावा जो रिम्बर्समेंट है वो भी सबसे ज्यादा कर दिया गया। राजस्थान राज्य जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं से अगर किसी व्यक्ति आम आदमी को लेस किया गया है तो वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के थ्रू ही किया गया है। अगर बात करते हैं कि कौन सी विशेषता उस समय जो है वो गलत थी, उस समय कौन सा था, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना की कौन सी विशेषता गलत है? गलत इसके अंदर मरीज जिस दिन बीमारी के लिए अस्पताल में जब भर्ती होता है उसमें 5 दिन पहले और 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज में सम्मिलित होता है, ये बिल्कुल गलत है।
इसकी जगह पर ये हो सकता है कि उसके 5 दिन यहाँ पे होगा कि पहले वाले दिन उसके नहीं जोड़े जाएंगे, उसके बाद वाले दिन जो है वो जोड़े जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे उनको विचार करना है और लिखा गया है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन दिसंबर 1994 में किया गया, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी भी होता है। और इस पे विचार ये करना है कि 1994 में इसका जो है गठन किया गया है, ऐसा इस विकल्प में लिखा गया है, जबकि इसका गठन जुलाई में किया गया था। इसलिए केवल 2 ही इसका सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है और ये राज्य में प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो एक सामान्य तौर पे आईएएस होता है और यह राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन के बारे में जब बात करी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का कि विशाखा गाइडलाइन का आविर्भाव जो हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ। इसके संबंध में आपको बता दूं, भंवरी देवी नाम एक महिला थी जो जयपुर से संबंधित थी और इनके साथ जो है दुर्व्यवहार यौन शोषण की जैसी घटना हुई थी और उसी समय एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसको देखते हुए एक विशाखा गाइडलाइन जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई थी और ये केंद्र स्तर पे भी इसको जो है पहचान मिली। और वर्तमान में कार्यस्थल पे यौन शोषण जब होता है तो ये 2013 के अंदर एक आया था और इसमें भी कहा गया कि कार्यस्थल पे अगर महिलाएं हैं उनके साथ में यौन शोषण नहीं हो और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षा सामान्य तौर पे महिला होती है और ये 10 महिलाएं जहां पे काम करती है वहां पे ये अधिनियम लागू होता है। तो ये महिलाओं की तबादला नीति से इसका कोई संबंध नहीं है। विशाखा गाइडलाइन का कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से संबंधित ये राज्य सरकार की गाइडलाइन होती है, आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल, जिसमें महिलाओं के मातृत्व अवकाश अथवा उनकी मैटरनिटी लीव के बारे में चर्चा की जाती है। वो इसका जो उत्तर नहीं हो सकता। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से संबंधित ये भी सामान्यतः इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्यस्थल पे या अथवा अन्य जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो समस्याओं के बारे में पूछा गया है। और 4th वन है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित, इसके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशाखा गाइडलाइन राजस्थान में लाई गई अथवा केंद्र के स्तर पे भी काम कर रही है, तो इसका उत्तर हो सकता है चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को और 26 अक्टूबर 1956 को। सवाल पूछा गया है कि उनको नियुक्त कब किया गया था। सवाल में थोड़ा पेश था कि उनको नियुक्त कब किया गया था या उन्होंने ज्वाइन कब किया था जब वो इस पद पे पदासीन हुए थे। तो मैं बता दूं आपको 25 अक्टूबर 1956 को उनको नियुक्त किया गया था। तो ये सवाल का सही उत्तर हो सकता है विकल्प संख्या 2, तो इसमें उनको नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिस सिफारिश के आधार पे सम्मिलित किया गया है वह कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला जो प्रश्न का जो विकल्प है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया और मूल कर्तव्यों के अंदर एक नागरिक को राष्ट्र के प्रति कितना जवाबदेह और उत्तरदायित्व होना चाहिए उसके हिसाब से इसको किया गया। जो है पहले इसमें जो है 10 चीजें थी और वर्तमान में इसमें एक अनुशंसा और जोड़ दी गई है अथवा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। इसलिए टोटल मूल जो कर्तव्य है उनकी संख्या हो गई है 11। सहायक बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग का आशय प्रशासनिक अधिकारियों की उत्तरदायित्व और उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए तथा उनके कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक आयोग का गठन किया जाता है और संथानम समिति का भी इससे संबंध नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पे शामिल किया गया है वह स्वर्ण सिंह समिति के तौर पे किया गया था, और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन से राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पे वो आसीन रहे? जिसमें मैं आपको बता दूं, जस्टिस मोहम्मद यामीन नहीं हो सकते, जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया नहीं हो सकते, थर्ड वन पे जस्टिस फारूक हसन। फारूक हसन राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस यादराम मीना। ये जब हम आरएस प्रिपरेशन जब करते हैं तो अब सवालों का जो ट्रेंड आरपीसी के द्वारा जो अभी संपादित किया जा रहा है उसके अंदर राज्यपाल के समय कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान के संदर्भ की बात करें, इसके अलावा राष्ट्रपति के समय कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, किन का कार्यकाल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के या अथवा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने प्रशासनिक सेवाओं अथवा अन्य किसी लोक सेवाओं में अथवा जनप्रतिनिधियों के तौर पे कब वो जुड़े हैं और उन्होंने कौन से पद पे कार्य किया है, इस प्रकार के सवाल भी आजकल आरपीएससी आपसे पूछे जाने लगी है। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो होगा जस्टिस फारूक हसन। ये जो है वो न्यायाधीश तो थे ही थे, इसके साथ साथ वो एक लोक सेवक भी कह सकते हैं अथवा जनप्रतिनिधि भी थे जिन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पे पद को सुशोभित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित युग में उनको पहचानना है। चलिए ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक अनुच्छेद 42 ये बिल्कुल गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 ये भी गलत है। ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद ये 40 में आता है। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो ऐसा अनुच्छेद 39 में कहा गया है, जो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अभी भी इनको लागू किया जाना बाकी है, और इसमें नागरिकों से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और अभी ये जो सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान के लिए इनको लागू किया जाना था, और संविधान सभा जब बनी थी तभी कहा गया था कि इनको समय आने पे इनको लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में आर्टिकल 44 की बात हो रही है जिसमें समान नागरिक संहिता की बात देश भर में भी वर्तमान में चल रही है, जिसको यूसीसी कहा जा रहा है। और विधि आयोग 22 इसके बारे में सब लोगों के राज्य अथवा जो राष्ट्र के जितने भी जो निवासी हैं उनके बारे में राय ले रहा है कि क्या यूसीसी को वो समय अब आ गया है जब इसको लागू किया जाना उचित होगा। इसके बारे में भी अभी विधि आयोग केंद्र स्तर पे एक राय ले रहा है। उसके पश्चात जो है समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में आता है उसके बाद उसको प्रभावी बनाया जाएगा अथवा नहीं बनाया जाएगा, इसके बारे में भी राय ले रहा है। लेकिन अगर प्रश्न जो पूछा गया था उसकी बात करें तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 में इसको कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज होती है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं और इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसका है? ये तत्कालिक समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो रहे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका ये कथन था कि एक संविधान एक मशीन की तरह एक बेजान चीज है जिसमें वही लोग जीवन में इसका जो जीवन फूंकते हैं, जिसका नियंत्रण रखते हैं, बस भारत में ईमानदार कुछ संदेह लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ से ये कथन कहा गया था। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जब आप सवाल को पढ़ें उस समय आप विशेषकर ध्यान रखें कि नहीं है अथवा है, क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी अभ्यर्थी जब प्रश्न पत्र को सोल्व करता है तो वो ये नहीं देख पाता है कि क्वेश्चन की मूल भावना क्या है अथवा ऐसा प्रश्न कौन सा घुमाया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि है अथवा नहीं है, और जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं है तो को पढ़ने के बाद पढ़ते नहीं है उसको और उत्तर को गलत कर बैठते हैं। चलिए ठीक है। पहला
इसका ऑप्शन की बात करें तो सरकार के कार्यकरण के पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही बात है। आरटीआई एक्ट अगर बात करते हैं सूचना का जो अधिकार है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में आया था। इसका उद्देश्य सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से देखने के लिए कोई भी एक आम व्यक्ति अपने बारे में जानकारी, राष्ट्र हित के बारे में जानकारी, राज्य हित के बारे में जानकारी ले सकता है। इसमें सिर्फ 2-3 क्लोज ऐसे लिखे गए हैं जिसमें कोई भी राज्य निर्वाचन आयुक्त कुछ प्रकार की, कुछ संवेदनशील जितने भी प्रकार की जो कुछ चीजें होती हैं अथवा सूचनाएं होती हैं उनको देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जितनी सूचनाएं एक आम आदमी के अधिकार से संबंधित होती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, अथवा कोई भी सरकार पॉलिसी बनाती है अथवा राज्य कर्मचारियों के द्वारा कौन कौन से कार्यों का निर्वहन किया जाता है और एक आम आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है तो अपनी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, इसके बारे में भी ये बिल्कुल सही उत्तर है कि ये भी ऐसा हो सकता है। समाज में महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिलाओं को उत्थान करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समानांतर रूप से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें फ्लेक्सिबल योजनाएं भी हो सकती हैं जो इनके लिए कार्य कर सकती हैं। इसका आरटीए से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वन है नागरिकों को सशक्त करना। अगर नागरिक सशक्त होंगे तभी राष्ट्र सशक्त हो पाएगा, और इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अपने पास रखती है और किसी भी नागरिक को लगता है कि मुझे सूचना की आवश्यकता है तो वो नागरिकों को सशक्त करने का कार्य भी कर सकती है। ऐसा प्रावधान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अब हम अगर वनों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, और राजस्थान की भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे मरुस्थल है, किसी तरफ पहाड़ी एरिया है, अरावली रीजन है, और किसी तरफ पूर्वी मैदान है, और किसी तरफ जो है अर्धशुष्क वन भी पाए जाते हैं। तो अगर उप उष्ण पर्वतीय जो वन है वो पाए जाते हैं सिरोही में, और सबसे ज्यादा अगर वन जो पाए जाते हैं, अगर जिसकी बात कर रहे हैं कि सघन वनस्पति जो है वो पाई जाती है सिरोही में। हालांकि इसका हेक्टर में अगर किलोमीटर की बात करें तो ज्यादा इतना कुछ खास बड़ा एरिया तो नहीं है, लेकिन बात करते हैं सिरोही की तो सबसे ज्यादा वन यहीं पे पाए जाते हैं, जिसमें हम इसको कह सकते हैं सदाबहार वनस्पति सिरोही की तरफ पाई जाती है। हालांकि उदयपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा में भी वनों की अधिकता ज्यादा पाई जा सकती है, लेकिन अगर प्रश्न जो पूछा गया है उप उष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित उसने करी थी? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को लाने वाला राष्ट्र के अंदर पहला राज्य था जो 2019 में इसको लेकर के आया, और वर्तमान में सौर ऊर्जा नीति के बारे में राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे एमओयूज किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे अधिवेशन बुलाए गए हैं जहां पे सौर ऊर्जा नीति, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सौर ऊर्जा की संभावना अगर देखी जा रही है तो वो देखी जा रही है राजस्थान में, और इसके लिए राजस्थान में कहा जाता है कि साल के अंदर 325 दिवस ऐसे होते हैं जहां पे सूर्य जो है वो लंबवत प्रकाश देता है, और इसीलिए संभावना सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। और इसके अंतर्गत 30,000 मेगावाट का एक जो है वो लक्ष्य रखा गया था 2024-25 के आसपास का, जिसको लक्ष्य अभी को हासिल किया जाना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्रमांक 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित अथवा नहीं है? और इसमें एक तरफ जो है वो झील दी गई है और दूसरी तरफ उनके देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो कि कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें 3, इरी, बाल्कस कजाकिस्तान, टिटिनाका बोल्विका पेरू और बैकाल यूक्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। बाल्कस कजाकिस्तान में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इरी यूएसए और कनाडा के मध्य दोनों की सेंटर बाउंड्री के अंदर जो है ये झील है। बैकाल ये यूक्रेन या फिर इसको कह सकते हैं रूस
जो यूक्रेन का हिस्सा था, और बेकाल जो है वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है पूरे रसिया की। और टिटिनेका बोल्विका पेरू के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। बाल्कस कजाकिस्तान में नहीं है, और इसका उत्तर हो गया ए। जिसमें निम्नलिखित में से सवाल पूछा गया था कि झील और उनके झीलों के सामने कौन से देश हैं, इसके बारे में आपको सुमेलित करना था, और सुमेलित में ये कहा गया है कि बाल्कस कजाकिस्तान का हिस्सा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपको बताता हूं, ये सारा का सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वहां से सवाल पूछे गए। इन प्रश्नों की संख्या अधिकतम 5 हो सकती है, और ये सवाल सामान्य तौर पे आरपीएससी के द्वारा आयोजित आरएस भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और 5 सवालों के आसपास अगर उनको आप आराम से पढ़ लेते हैं, तो उसमें आप 5 सवाल में से अगर 3-4 सवाल कर लेते हैं, तो आप आरएस की भर्ती परीक्षा की प्री एग्जाम है उसको पास आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के तौर पे विख्यात है, बिल्कुल सबको पता है। गोरोनाया सिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए माना जाता है अथवा नहीं माना जाता है, इसका भी हम प्रश्न को उत्तर पढ़ेंगे। अंसान लोहा इस्पात जो है इसका क्या है, और याकोमा जल जो है वो निर्माण यहाँ पे कहा जाए, याकोमा जापान में है। लेकिन हम बात करें कि कौन सा सुलिमित नहीं है, तो गोरनाया शोरिया जो है वो सूती वस्त्र के उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। और ये बाकी जो सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, इनके सामने कौन कौन से उद्योग धंधे वहां पे संचालित हैं अथवा प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ, और अगला प्रश्न है 55। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? मैं आपको बता दूं, ये पाली में नहीं है, पाली के अंदर जवाई लेपर्ड है आजकल। इसके अलावा चूरू में भी नहीं है, और थर्ड वन है नागौर। नागौर के अंदर एक रोटू भी है, इसके अलावा गोगिलाव भी है। ये दोनों ऐसे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। और जालोर के अंदर हम कह सकते हैं सुंदा माता है, जहां पे 2006 के अंदर सबसे पहले रोपवे की स्थापना की गई थी। और ये भालू संरक्षित क्षेत्र जो है वो जालोर में पड़ता है। तो इसका उत्तर सही हो गया विकल्प नंबर 3, जो नागौर में आता है। यहाँ पे रोटू भी है और गोगिलाव भी है, दोनों ही यहाँ पे ये वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। और प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं, और ये प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए जितने भी जो स्थल है उनके साथ में इसको करना है। चलिए बात करते हैं लालगढ़। लालगढ़ का संबंध बीकानेर से है। महाराजा गंगा सिंह जी के जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम लाल सिंह था, और लाल सिंह जी की याद में उन्होंने बीकानेर के अंदर लालगढ़ की स्थापना की गई थी। अगला जो विकल्प है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता का एक मंदिर है, और ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे जी सिंधिया, वो भी कभी कभी तुरतई माता के दर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जाती हैं, और ये कभी कभी अखबारों की सुर्खियां भी बनती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गागरोन का किला। गागरोन का किला काली सिंध और आहू जो नदी है वहां पर जो है ये एक जुल दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो झालावाड़ में है। और यहाँ पे मीठे साहब की भी एक दरगाह है यहाँ पर, तो ये झालावाड़ में हो गया। और नाकोड़ा जैन जितने भी धर्मावलंबी हैं वहां पे एक जैनों के बहुत बड़े मंदिर जो बनवाए गए हैं वो है बाड़मेर में। और बाड़मेर जो नाकोड़ा के आसपास जो जितने भी ये पहाड़ियां हैं, उनको ये जो नाकोड़ा के अंदर जो बाड़मेर की जो पहाड़ियां हैं, ये भी आसपास वहां पे स्थित है, और ये बाड़मेर में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किस नदी की हैं? तो साहब
इस नदी का उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से हुआ है। पहले अभी नदी का नाम तो बाद में बताएगा, सबसे पहले कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के आसपास, उसके किले के आसपास जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये नदी मेवाड़ के मध्य से गुजरती है। ठीक है, देख लिया। बेड़ज, कोठारी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और अब आपसे पूछ रहा है कि ये नदी कौन सी है। ठीक है, लूणी नदी का उद्गम अजमेर से है, बिल्कुल सही है। बनास नदी, ये जो दो तीनों कथन जो दिए गए हैं उसका सही उत्तर है। और बात करते हैं चंबल। चंबल जो है वो जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की जो पहाड़ियां हैं वो एमपी में पड़ता है और वहीं से ये निकलती है। इसके अलावा माही भी राजस्थान से नहीं, ये भी एमपी से निकल के आती है। तो इसका उत्तर हो गया, राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो साल भर बहती है वो है बनास। और बनास का उद्गम जो तीनों कथन है उनके अनुसार ही बिल्कुल है। कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से संबंधित इसका ये नदी मेवाड़ के मैदान जो मध्य है वहां से गुजरती है। और इसके अलावा बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक, CWG, BWHW, BSHW और AW। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सुमेलित है। तो CWG भरतपुर में है। इसके अलावा AW और BW ये बाड़मेर में है। इसके अलावा BSHW गंगानगर और दूसरा AW डूंगरपुर। तो इसका उत्तर हो गया A और D। तो ये कोपेन के अनुसार बिल्कुल ये सही उत्तर कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। अब देखिए, बनास के मैदान की भी बात कर रहे थे। इससे पहला एक प्रश्न आया था कि बनास अरावली अथवा इसको कह सकते हैं कि मेवाड़ के मध्य से ये गुजरती है बनास की नदी, तो इसीलिए इसको बनास का मैदान कहा जा सकता है। और गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये सारा का सारा होता है ABD। अर्थात गोडवाड़ प्रदेश भी इसी में आता है, शेखावाटी प्रदेश भी इसी में आता है और घग्गर का मैदान इसी में आता है। ये है वो जिसको हम कह सकते हैं BSHW भी कह सकते हैं। और ये इसका उत्तर सही हो गया ABD 59 क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। डोडा बेटा की चोटी स्थित कहां पे है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें, जहां पे विभिन्न प्रकार की चोटियां जो पहाड़ियों पे स्थित हैं, और सबसे जो ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर जो स्थित है वो है डोडा बेटा की। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी में नहीं है, सतपुड़ा में नहीं है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में भी नहीं है, डोडा बेटा नहीं है। ये सिर्फ नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है जिसको डोडा बेटा की चोटी के नाम से जाना जाता है।